सबसे पहले हम सब गांधी प्रतिष्ठान में हैं, तो गांधी जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। हमने जिन कलाकारों को सुना, दयाराम सारोलिया जी के साथ जिनका कबीर गायन जिन निर्गुण संदेशों से जीवन का भरा था, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और फिर आप सबको मेरा नमस्कार जो यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र भाई अतुल कुमार प्रभाकर जी, पद्मश्री डॉक्टर भूपेंद्र संजय जी, जो मशहूर चिकित्सक तो हैं ही, साथ ही सर्जक यानी कविता, कहानी और साहित्य भी लिखते हैं। हमारे बड़े पुराने मित्र और जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, भाई प्रसून लतांत जी। उनका एक आदेश आया, मैंने कहा भाई उनके आदेश के अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूं। हमारे अति प्रिय, और मैं थोड़ा मुंगेर योग आश्रम आता जाता हूं, वहां के हमारे साथी कुमार कृष्णन जी, भाई विद्यानंद ठाकुर जी, डॉक्टर रतनलाल मंडल जी, श्रीमती बंदना झा जी, और वर्षों तक जहां बल्कि मैंने निर्णय किया अपने जीवन का, देश के कई राज्यों को देखने के बाद अविभाजित बिहार के उस हिस्से में कि वहां रहूंगा, उस झारखंड से बहुत ही प्रतिभाशाली, और आपने जिसको सुना बरखा लकड़ा, बहुत ही प्रतिभाशाली है जैसा आपने सुना होगा। और मैं भूलता नहीं, मैं हमेशा याद रखता हूं बरखा, क्योंकि ये सब लोग, और हमारी दृष्टि से जब हमने काम शुरू किया तो उसकी उम्र कम थी और बड़ी प्रतिभाशाली, और जिस तरह से उसका लेखन, उसका काम रहा, मैं अब भी उसको याद करता हूं। और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा आज दिल्ली में। आप सबको पुनः जोहार और नमस्कार दोनों। पहली उल्लेखनीय चीज जो मैं कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम का, कि सुदूर इलाकों में पहले जिन चीजों के क्षेत्रीय स्तर पर कुछ खास जगहों पर चर्चा होती थी, उससे निकालकर यह आयोजन आपने दिल्ली में किया। भाई प्रसून जी, आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम। इसका महत्व क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अंग फाउंडेशन को भी मैं धन्यवाद दूंगा। इस तिलका मांझी सम्मान से सम्मानित होने वाले सभी विशिष्ट उपलब्धियों के 23 लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना, और सभी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाले लोग ये संभावनाओं से भरे हैं और समाज और दूसरों के लिए काम करते हैं। इसलिए इनका पुनः आप अभिनंदन करिए, इनका सम्मान करिए। यह सम्मान जिस महापुरुष के नाम पर आज दिया जा रहा है, उससे खुद इसका मान, इसका सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो हमारे दिमाग में यह स्पष्ट होनी चाहिए कि हम अतीत को याद क्यों करते हैं। अतीत का स्मरण हमेशा भविष्य के लिए ताकत देता है। आप भविष्य में बेहतर और सरस्वत समाज बनाना चाहते हैं, तो उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसका संदेश, उसका उत्साह आपको कहां से मिलेगा? तिलका मांझी जैसे लोगों से ही तो मिलेगा। जिस 1857 के गदर के बारे में हम इतना सब फक्र के साथ याद करते हैं, उससे भी 100 साल पहले जिस व्यक्ति ने देश के स्वाभिमान को, मैं सिर्फ एक इलाके के और एक खास जगह की बात नहीं करता, देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाया,
देश के स्वाभिमान के लिए जिस व्यक्ति ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। मित्रों, यह जो आयोजन है वह जिनकी स्मृति में हो रहा, शुभकर्ण चूड़ीवाल जी, उनका भी बड़ा योगदान है, पर मैं वो उल्लेख आगे कहूंगा आपको। मैं दरअसल आपको बताऊं, मैं पहले बंबई में जब मैं पढ़कर निकला तो तत्काल नौकरी मिली बंबई टाइम्स ऑफ इंडिया समूह धर्मयुग में। और वो पत्रिका उन दिनों सबसे अधिक 5, 6, 7 लाख तक लगभग प्रति सप्ताह बिकती थी, और सबसे उसका महत्व था कि जो आज शायद किसी मीडिया हाउस का ना हो, ऐसी पत्रिकाओं का तब वो महत्व हुआ करता था। उन पत्रिकाओं में आदिवासियों के कामकाज, उनकी भूमिका को कैसे रेखांकित करने की चीजें सामने आई, उसने मुझे खुद को बहुत प्रेरित किया। और वहीं रहते हुए मैं कह सकता हूं 77-80 से तत्कालीन बिहार के इस अविभाजित इलाके के महान नायकों, चाहे बिरसा मुंडा हो या अन्य लोग हों, उनकी सामग्री लगातार बाहर आई। ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग प्रयास करते रहे। पर यह सही है कि इस देश में आजादी के बाद भी और उसके पहले भी इतिहास लेखन का काम कुछ खास समूह के लोगों ने, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, पर वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग, वो मानता था कि देश यानी दिल्ली, बड़े महानगर, बड़े शहर। अब परिस्थितियां बदली। कम से कम देश में पहला आदिवासी म्यूजियम बना बहुत बड़े पैमाने पर, देश में पहला वो बड़ा काम। 14 के बाद ये सारी चीजें हुई। और बनने के पीछे मकसद क्या है? मैं आपको यकीनन कह रहा हूं कि जो जो देश में आदिवासी इलाके हैं, उनके इतिहास की अगर आप मैपिंग करें और देखेंगे तो आप पाएंगे हर इलाके में उनके नायकों, महानायकों के अद्भुत वीर और पराक्रम की कथाएं, जिन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। जब हम ऐसे लोगों को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को ताकत देंगे कि वो अपने भविष्य के लिए कैसे एक मुकम्मल और बेहतर और स्वाभिमान पट्टी का समाज बना सके। इसलिए हम तिलका मांझी को आज देश के आने वाले भविष्य, समाज, युवकों के लिए याद करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। झारखंड के संथाल परगना या बिहार के अंग प्रदेश की धरती भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ती है। यह आज़ादी का अमृतकाल आप जैसा जानते हैं, 75 वर्ष हमने पूरे किए 15 अगस्त को, और इसे एक साल को उस रूप में मनाया जा रहा है। और बाकायदे इसमें सरकार की तरफ से कोशिश हुई है उनके वेबसाइट्स पर कि हर इलाके के नायकों, महानायकों के जीवन के बारे में लिखा जाए, बताया जाए, और अनेक रचनाएं सामने आ रही हैं और अनेक लोगों के वृतांत सामने आ रहे हैं। हम अगर असम जाते हैं तो असम के लोग कहते हैं कि हमारे जो लोग रहे और जिन्होंने कभी किसी रूप में कभी भी भारत के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, उन लोगों को आज देश नहीं जानता। ये शिकायतें उनकी वाजिब हैं, पर वैसे लोगों पर आज वृत्तचित्र बन रहे हैं, उनकी कहानियां सामने आ रही है, और एक अभियान की तरह इन 75 वर्षों में, अमृत काल में, उनके स्मरण को आगे बढ़ाया जा रहा है एक सुचिंतित प्रयास के तहत, ताकि यह देश अपने उन गौरवपूर्ण बलिदानों को जाने, उसे प्रेरणा ग्रहण करे, हमारे युवा जाने और समझे। और इस कार्यक्रम का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान में हो रहा है, इसलिए भी मैं प्रसूनलता जी को खास तौर से बहुत बधाई दूंगा कि जहां गांधी का तो नाम है, जहां जयप्रकाश जी रहे हैं मेरी स्मृति में, इस संस्थान में जयप्रकाश जी रहा करते थे। प्रभाष जोशी सी विद्यार्थी था, आपातकाल में पहली बार दिल्ली आया, तो मुझे यहाँ आते हुए स्मरण हुआ। हमारे
बहुत मशहूर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, अनुपम मिश्र जी थे। इस परिसर में ऐसी विभूतियां रही हैं। उस परिसर में हम आज तिलका मांझी को दिल्ली में याद कर रहे हैं। ये उनके काम, पुण्य और प्रताप और वीरता का असर है कि हम उन्हें आज याद कर रहे हैं, ताकि हम उनसे ताकत, ऊर्जा पा सके भविष्य बनाने के लिए। मैं यह भी आपसे बताना चाहूँगा कि आदिवासी समाज की पूरी भूमिका आप देखें। मैं जब अखबार में उस इलाके में काम करने का, मैं एक एक जगह लगातार उन इलाकों में बहुत घूमा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बिरसा मुंडा जी के उसमें गए, तब जाने आने का रास्ता नहीं था जिन दिनों में गया था। लोगों ने लोक प्रयास से पहल की थी। आज लोग याद नहीं करते, रामदयाल मुंडा और बाकी लोगों ने मिलकर के उन चीज़ों को आगे बढ़ाया उनकी स्मृति में। शायद वहाँ गांव में जाने वाले तब हम लोग बहुत शुरू के आरंभिक लोगों में उनके इतिहास को सामने लाने में हम अगर आज भूलते हैं कुमार सुरेश सिंह का योगदान। कुमार सुरेश सिंह IAS अधिकारी ही महज नहीं थे। पीपुल्स ऑफ इंडिया के 32 या 40 वॉल्यूम ही सिर्फ उन्होंने नहीं निकाला, उस परंपरा के अधिकारी रहे जिनका बड़ा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन रहा, हिस्टोरिकल रहा, जो कभी मिट नहीं सकता। उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बिरसा मुंडा को वो सामने लाए। बिरसा मुंडा पर पहली प्रामाणिक जीवनी उनकी आई और सारी चीज़ों को संग्रह किया। जहाँ तक मेरी स्मृति के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो खूंटी में SDO हुआ करते थे, तब उन्होंने सारी चीज़ों को एकत्र करना शुरू किया। वो रामदयाल मुंडा जी को अमेरिका से लाए और रांची विश्वविद्यालय में लैंग्वेज डिवीजन, लैंग्वेज भाषा विभाग खड़ा किया। तब मैं रविवार में काम करता था। इन दोनों बड़े घरानों को, बड़े शहरों को छोड़कर झारखंड मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जीवन में चुना कि इसी राज्य में मुझे रहना है। झारखंड का हूँ या अविभाजित बिहार के उस इलाके में, क्योंकि मैं जब आया 89 में, उसके बहुत बाद वो विभाजन हुआ। सिर्फ हम यही नहीं जाने, बहुत अच्छा बताया वीर बुद्धू भगत के बारे में, तेलंगा खड़िया के बारे में, और अनेक आदिवासी महिलाओं का योगदान बहुत सारा सीरियलाइज कराया था हम लोगों ने। और मैं तो एक एक इलाके में वहाँ जाकर उन लोगों को कैसे सामने लाया जा सके, इस प्रयास में मैं भी हिस्सा रहा। बल्कि बाद में भी जो जयपाल से मुंडा उनके बड़े नेता हुए, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी जीवनी थी जो किसी को मालूम नहीं थी, वो हमें मिली। और अखबार का काम जीवनी छापना नहीं होता, कम से कम प्रसून जी बताएंगे, हमने वो छापा ताकि दुनिया जाने उस व्यक्ति के बारे में, किस तरह उन्होंने पढ़ाई, अपनी प्रतिभा हासिल की और क्या उनका बड़ा योगदान रहा। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग जाने कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये आज़ादी के बाद, यानी 75 वर्ष पूरे करने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री ने इस दौर को अमृत काल कहा कि हम सबको सोचना है कि 2047 तक भारत कहाँ जाएगा, किस तरह का भारत बनाना है। और ये आने वाली पीढ़ियों को तय करना होगा हमें कि किस रूप का भारत बनाए, और जैसा भारत बनाए उसमें कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां इन इतिहास के महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे, उनसे ऊर्जा पाते रहे, हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। ये जो 5 संकल्प है उनमें से एक है। और आज जो यहाँ प्रसून जी ये कार्यक्रम हो रहा है, उसी दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तिलका मांझी ने किस तरह बताया, हमारे अनेक लोगों ने किस तरह से जो साम्राज्य कहा जाता था, जिसकी ताकत को उन दिनों कोई चुनौती नहीं दे पाता था, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, यानी दुनिया में एक हिस्से में सूर्यास्त होता था तो दूसरे हिस्से में भी जहाँ उनका राज था वहाँ सूर्योदय होता था, यानी पूरी दुनिया में उनकी इतनी ताकत और इतना प्रभाव था। पर उसके आगे कैसे तिलका मांझी ने उन्हें बताया कि आपकी सीमा क्या है, स्वाभिमान से अपनी चीजें बताई कि एक कौम क्या है, जिंदा कौम क्या होती है। ये कितनी बड़ी असाधारण चीज है। आप उस परिस्थिति में याद करें, आज हम जीवन का एक मामूली प्रतिरोध नहीं सह पाते, मामूली प्रतिकूल इस परिस्थितियां होती है तो हम झेल नहीं पाते। पर उस व्यक्ति ने उतने बड़े साम्राज्य को किस साहस के साथ चुनौती दी, ये
बात तो हमेशा हमारे समाज को आने वाले दिनों में प्रेरित करती रहेगी। जहाँ तक मुझे याद है, तिलका मांझी जी पर, उनके जीवन पर सबसे बढ़िया आरंभ के शुरू के दिनों में, अब तो बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, बंगला भाषा में महाश्वेता जी ने किताब लिखी थी, सालगिराह डाके। उसके बाद राकेश कुमार सिंह ने हिंदी में हुल पहाड़िया लिखा। इन किताबों में तिलका मांझी की वीरता के अनेक किस्से दर्ज हैं। 1857 की क्रांति से पहले संथाल परगना में कैसे 100 साल लगभग पहले कैसे संथाल क्रांतिकारियों ने तिलका मांझी की अगुवाई में यह संघर्ष किया। यह स्वर्णिम अध्याय है भारत के इतिहास का। और अमृत काल में, अगर आज़ादी के अमृत काल में इन चीज़ों से हम प्रेरित होंगे तो 2047 तक जो भी हमारे समाज की कमियां उन्हें दूर करने का संकल्प लेंगे, क्योंकि इन वीरों ने इसी के लिए शहादत दी थी। मैंने आपातकाल में, बल्कि ये कहूँ कि आपातकाल के अनुभव के बारे में मैंने एक बड़ा सुंदर वर्णन पढ़ा था, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या शहीदों की स्मृति क्या ताकत देती है। जब आपातकाल खत्म हुआ, बिल्कुल मैं युवा था, 20-21 वर्ष की उम्र थी, वो 12वीं में, तब तक मैं पहुंच गया था काम करने। तो इंटरव्यू कराया एक जॉर्ज फर्नांडिस का हम लोगों ने कि आपातकाल में आप कैसे बहुत दिनों तक वो भूमिगत होकर काम करते रहे, तो कैसे आपने काम किया। एक जगह उन्होंने उल्लेख किया कि मैं नागालैंड में कोहिमा में या मणिपुर की किसी जगह था, वहाँ पार्क में गया, तो वहाँ पार्क में एक जगह खुदा हुआ था, हम अपना आज इसलिए बलिदान करते हैं ताकि कल आपका बेहतर हो सके। तो जिन लोगों ने अपना जीवन, अपना युवापन, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी से लेकर सब कुछ, अपने सपने, सब कुछ इसलिए कुर्बान कर दिए कि हम आज अच्छी तरह बैठकर गांधी प्रतिष्ठान में रह सकें और बात कर सकें, उनके ऋण को जो कौम याद नहीं करती वो कभी भविष्य नहीं बना सकती। इसलिए हम लोग तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, या उस रूप में देखिए जो आज आजादी की इतने वर्षों बाद आदिवासियों की कुर्बानी पर देश का सबसे बड़ा म्यूजियम बना। ये अपने आप में एक सवाल है, कितने वर्षों बाद क्यों बना? क्यों नहीं 2014 के पहले बनना चाहिए था? क्या मुल्क और दुनिया और देश को पता नहीं था? तो उस मानस से हम जितनी जल्द दूर हो सके, जिस मानस ने इसको बनने में 75 वर्ष का समय लगाया, वो इस देश समाज के लिए कल्याणकारी होगा। ये संदेश भी हम सबके लिए। मित्रों, आप जानते हैं, जैसा आपने सुना, 11 फरवरी 1750 को भागलपुर जिले के तिलकपुर गांव में उनका जन्म हुआ। अन्याय और गुलामी के खिलाफ कैसे उस व्यक्ति ने जंग छेड़ी, एक तरह की देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने के लिए कैसे भागलपुर में अलग अलग समूहों में लोगों को उन्होंने जगाया, जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। और जहां तक मुझे याद है, उसी के आसपास 1770 में अकाल भी पड़ा था, बड़ा अकाल। जब उस वक्त तिलका मांझी ने कितना बड़ा साहस का काम किया, साहस, दुस्साहस और स्वाभिमान का, कि अंग्रेजों का खजाना लूट करके, जो लूट पर आधारित था, वो अपने लोगों के बीच बांटा। इससे विद्रोह की ज्वाला तेज हुई, संथाल हुल शुरू हुआ। फिर 1771 से 1784 तक आप समझ लीजिए कि जो सबसे दुनिया की ताकतवर सत्ता थी, 1771 से 1784 लगातार तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। एक तरफ आधुनिक अस्त्र शस्त्र हथियार, स्टेट पावर, पैसा, आर्मी, पुलिस, और दूसरी तरफ एक जिसके पास कोई साधन नहीं, मामूली जो चीजें अपनी है उनके बल लड़ना, ये कितना कठिन काम होगा, आप कल्पना करिए आज की तारीख।
पर अगर आज हमारा शौर्य और स्वाभिमान जिंदा है तो ऐसे ही लोगों के कारण है जिन्होंने मुट्ठी भर बलिदान दिया। साथियों, अनेक छापामार लड़ाइयाँ उन्होंने अंग्रेजों से लड़ी। उन हमलों से परेशान होकर अंग्रेज अधिकारी, जैसा आपने सुना, क्वीलैंड ब्रिटिश फौज लेकर उनको पकड़ने आया और उससे भी उन्होंने लोहा लिया। लगभग इस लड़ाई में 300 से अधिक, ज्यादा भी संख्या हो सकती है, शहीद हुए लोग। इसमें तिलका मांझी के परिवार के लोग वो भी थे। आखिर में धोखे से, बहादुरी से नहीं, छल कपट के तहत उनको अंग्रेजों ने पकड़ा, यातनाएं दी और जैसा सुना आपने, घोड़े से बांध कर घसीटा गया। 13 फरवरी 1785 को मरणासन स्थिति में बरगद के पेड़ से लटका दिया, जहां तिलका मांझी ने अपने प्राण त्यागे। बहुत ब्रीफली हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस इतिहास से क्या प्रेरणा आज हमें मिलती है। आज भारत इस मुकाम पर है, हम आज़ाद हैं, हम यहाँ बैठकर सुंदर वातावरण में परामर्श कर रहे हैं, अपनी सब बातें अपने खोलने कहने को आज़ाद हैं। तो इसकी कीमत किसी ने चुकाई है। इस स्वाभिमान के लिए किसी ने अपना जीवन आज का सर्वस्व कर दिया। उस बुनियाद पर हम खड़े हैं, कम से कम ये हम हमेशा याद रखें। इसलिए संकल्प लेकर 2047 का बेहतर भारत बनाए आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि उन्होंने भी हम जैसे अनागत और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना कुर्बान किया था। ये दूसरा संदेश मेरी दृष्टि में आज हमारे लिए है। मित्रों, जिनकी स्मृति में यह आयोजन है, ब्रीफली मैं उनका भी उल्लेख कर दूं। शुभकर्ण चूड़ीवाला जी, गांधी जी की अपील पर उनकी कैसे क्या भूमिका रही आप जानते हैं। गांधी जी जब भागलपुर आए तो टिल्हा कोठी में आम सभा को संबोधित किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक स्वावलंबन, नैतिक सद्व्यवहार, कुप्रथाओं के उन्मूलन का आह्वान किया। गांधी जी के इस आह्वान ने के बाद शुभकर्ण चूड़ीवाला जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। लंबा उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सेवा का, संघर्ष का, रचनात्मक कार्यों का और अनुशासित जीवन उनका रहा। गांधी जी के एकादश व्रत को उन्होंने कैसे जीवन में अपनाया। इस तरह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। 34 में जो भूकंप आया उसमें किस तरह से उन्होंने काम किया। बिहार रिलीफ कमेटी में राजेंद्र बाबू ने उनको रखा। भूकंप में हुई तबाही के बाद जो उन्होंने काम किया उसकी प्रशंसा गांधी जी ने की, जवाहरलाल जी ने की, राजेंद्र बाबू ने की। तो दरअसल उस परंपरा से आप देखिए, तिलका मांझी जी, उसके बाद गांधी जी का काम, उसके बाद ऐसे लोगों का काम एक परंपरा के तहत है और इसका प्रेरणा स्रोत उद्गम तिलका मांझी जैसे लोग भी। साथियों, फिर जानते हैं हम चूड़ीवाल जी का बड़ा योगदान, जो पटना में स्वराज्य आश्रम, जो वहाँ भागलपुर में मिर्जन हाट हाई स्कूल है शायद जो बना, उसमें बीहपुर के स्वराज्य आश्रम और पटना स्थित जो सदाकत आश्रम है उसके निर्माण में भी रहा। सहकारिता आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही। फिर जेपी आंदोलन जब 74 में शुरू हुआ उसमें भी उनकी सक्रियता रही। और अंत में मैं आपको बताऊं कि गोपाल सिंह नेपाली आप जानते हैं कि 62 के युद्ध में जो चीन पर उन्होंने, चीन का जो चीन के साथ युद्ध हुआ, उस पर जो कविता लिखी, और सिर्फ लिखी नहीं बल्कि सुदूर इलाकों में जाकर के, मोर्चे पर जाकर के, विपरीत परिस्थितियों में जाकर के, बिल्कुल जहां बर्फ पड़ती थी वहां जाकर मामूली कपड़ों के साथ हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाने, लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी रचनाएं पढ़ी और कविता पढ़ी। ये प्रेरणा कहां से मिली होगी? तिलका मांझी जैसे लोगों की साधन से ही मिली होगी। ऐसे जितने हमारे अतीत में जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया समाज को बेहतर बनाने के लिए, उनसे ही मिली होगी कि एक आदमी घोर विपरीत परिस्थितियों में सेना का मनोबल बढ़ाने कैसे बीच में खड़ा है। तब आप जानते हैं कि हमारी सेना के पास जो उन दिनों के दस्तावेज बताते हैं कि सामान्य कपड़े भी नहीं थे, बाकी तो छोड़ दीजिए हथियार की बात। तब भी किस वीरता से उन्होंने इतिहास रचा और उनके बीच कैसे हमारे कवि गए। इन सबको कहाँ से ताकत मिलती है? इतिहास के ऐसे ही बड़े लोगों से, तिलका मांझी से लेकर के बिरसा मुंडा से लेकर के, उसमें देश के किसी कोने में चले जाइए, मैं आपको बता सकता हूँ
हूँ, राजस्थान का भी मुझे सूचना, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, जिन आदिवासी इलाकों में जाए उनके नायकों की अमर कथाएं हैं मित्रों। तो चूड़ीवाल जी की बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। गोपाल सिंह नेपाली का निधन हो गया था भागलपुर में ही, पर उन्होंने उनके घर सूचना देकर सारा अंतिम बंदोबस्त करने में समय लगाया, अपनी बेटी की बीमार होते हुए भी। ये परंपरा कहाँ से आई? मैं मानता हूँ कि तिलका जी जैसे लोगों ने अपनी शहादत से जो उदाहरण पेश किया, उसी से ये ताकत समाज को मिला। आज़ादी के अमृत काल में ऐसे महापुरुषों का स्मरण, उनके नाम को सम्मान देना, जो पंच प्राण या 5 संकल्प देश ने तय किया है, उसकी दिशा में एक बड़ा सार्थक कदम है। इस सार्थक आयोजन के लिए पुनः अंग फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए पुनः आप सबको एक बार बहुत धन्यवाद। जोहार और नमस्कार।